बात करेंगे। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यानी ईआर की बात करेंगे। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक, आर का मतलब रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करने से पहले हम देख रहे हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 1 यूकैरियोटिक, नंबर 2 प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम जो उदाहरण देते हैं वो उदाहरण हमें अक्सर मिला करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा है बैक्टीरिया यानी। और वही यूकैरियोटिक में हम उन कोशिकाओं को देखते हैं जो पूर्ण विकसित होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल का एक अंग है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, और इसी ईआर की खोज जो की थी वो एक वैज्ञानिक थे अमेरिकी कैनेडियन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था KR पोर्टर। KR पोर्टर ने सन 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, और इन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर एक सबसे बड़ी झिल्ली पाई जाती है जिसे नाम दिया इन्होंने ER, जिसे हम बार बार देख पा रहे हैं। इनकी खोज में ये पाया गया, मान लेते हैं ये हमारी एक कोशिका है और कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, तो ये हमारा केंद्रक है, और केंद्रक के किनारे एक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली। मान लेते हैं ये केंद्रक झिल्ली है, और जब हम इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा देखा हमने, तो हमने देखा कि इसके चारों ओर एक और झिल्ली थी जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, यानी प्लाज्मा झिल्ली कहा, जीव द्रव्य कला। तो इसके चारों ओर जीव द्रव्य कला होती है और इनके बीच में एक झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। वही झिल्ली जिसे KR पोर्टर ने बताया। इस झिल्ली पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। यह झिल्ली लिपिड भी सीक्रेट करती है। प्रोटीन का निर्माण भी इसी झिल्ली के किनारे से होता है, और साथ साथ
जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को तो देखेंगे ही, हम इससे पहले देख लें कि के.आर. पोर्टर अमेरिकी और कैनेडियन वैज्ञानिक थे। तो कनाडा में इनका जन्म हुआ था के.आर. पोर्टर का। कनाडा में जन्म होने के बाद इनका जन्म कनाडा में 1912 में हुआ था। जन्म लेने के बाद शिक्षा इन्होंने यहाँ से ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये अमेरिका टीचिंग के लिए गए, जहां इनकी मृत्यु हुई थी सन 1997 में। सन 1997 में के.आर. पोर्टर की मृत्यु हुई और यहाँ इन्होंने नागरिकता ले ली होगी, तभी इनका नाम अमेरिकी और कैनेडियन वैज्ञानिक पड़ा। तो हम इनके बारे में तो विशेष जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी जानकारी हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। अब यह जो हमारा अंग है, और यह अंग बाद में पता चला कि इसमें 3 भाग होते हैं, एक HER, दूसरा RER और तीसरा TER, यानी ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग होता है जो बिल्कुल सपाट होता है, जिस पर किसी तरह का कोई दाने नहीं पाए, कोई भी रफ नहीं, यानी कोई भी खुरदरा भाग या किसी तरह की कोई भी दाना नहीं पाया जाता है, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग होता है जिस पर दाने नुमा रचना पाई जाती है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और TER वह भाग है जो ट्रांजिशनल, यानी इससे बनने वाली प्रोटीन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। तो हम देखें कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का होता है, यानी इसके भाग होते हैं, फिर ये यहाँ से इस तरह होता है। तो इसमें जो बिल्कुल प्लेन एरिया होती है उसमें कोई किसी भी तरह का दाना नहीं पाया जाता और वह कार्य करती है। HER जो हमारा होता है वो कार्य करता है लिपिड बनाने का और ग्लाइकोजन संग्रह करने का। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ग्लाइकोजन संग्रह होता है वो HER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। RER में जो संग्रह होता है, यानी RER से संग्रह नहीं होता है, RER से जो बनता है वो प्रोटीन बनती है। प्रोटीन, क्योंकि इस पर कुछ दाने नुमा रचना पाई जाती है और इस दाने नुमा रचना के कारण ही यह खुरदरा होता है, यानी रफ होता है। और इस दाने नुमा रचना को हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम, और यह राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अर्थात इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम के लिए।
तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं और वह प्रोटीन एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर यानी कोशिका में ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब जाती है निकल के, तो ये गाल्गी बॉडी तक यानी गाल्गी काय तक, गोल्गी काय तक ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंच जाता है। यानी एक भाग होता है इसका जो प्रोटीन को गाल्गी काय या गाल्गी बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें हमारी जो रफ होती है, रफ भाग है, उस रफ भाग पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, लेकिन इन राइबोसोम का जो होता है 60 भाग यानी 60S भाग जो होता है, 60S भाग, यह 60S भाग राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकेंड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो इससे ये जुड़ करके अगर राइबोफ्लोरिन नहीं भी हो तो हमारा राइबोसोम इससे जुड़ा नहीं रहेगा, और राइबोसोम जब इससे जुड़ा नहीं रहेगा तो इसका विशेष रोल नहीं रहेगा। अर्थात कहने का मतलब कि हमारी RER SER में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, और ऐसा होने पर TER का कोई काम नहीं रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होती है वो सिस्टर्नी भी होती है, इसमें सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी, और वह सिस्टर्नी एक थैलीनुमा रचना के साथ जुड़ी होती है जिसे हम थैली कहते हैं, थैली, और वह थैली अंडाकार होती है। और एक और भाग होता है इसका नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम नलिका हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में ट्यूब्यूल्स कहते हैं, होती हैं, जिसके द्वारा यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे केंद्रक से कनेक्ट रहता है, यानी जुड़ा रहता है। हम इसके साथ साथ देख लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या क्या हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कार्य हैं वो पहला कार्य है कि ये कोशिका को सहारा देती है, क्योंकि सबसे बड़ी झिल्ली है, और सबसे बड़ी झिल्ली है तो जिस तरह मनुष्य या वर्टिब्रेट यानी जो वर्टिब्री कॉलम वाले होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है जिन जंतुओं में, उनकी तरह जिस तरह उन्हें हड्डी सपोर्ट करती है, हड्डियां, ठीक उसी तरह इसे सपोर्ट करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आखिरकार कोशिका को सपोर्ट करने वाली चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी बात, यह लिपिड का निर्माण करती है, यह लिपिड का निर्माण करती है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनता है। तीसरी बात, यह इसके साथ साथ केंद्रक कला का भी निर्माण करता है, यानी केंद्रक कला जो होती है उसका भी निर्माण करता है। ये केंद्रक कला बनती है वह भी इसके द्वारा ही बनती है, केंद्रक कला का निर्माण करती है। राइबोसोम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा साइटोसोल में भी पाए जाते हैं। साइटोसोल में भी पाए जाते हैं। अब हम देखें कि जब कोशिका बढ़ती है, कोशिका में दो तरह का विभाजन होता है, नंबर 1 अर्धसूत्री, नंबर 2 समसूत्री। अर्धसूत्री, नंबर 2 समसूत्री। जब इस तरह का विभाजन होता है, हमारी कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब बढ़ती है, तो इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साथ के साथ ही जाता है, तुरंत जाता है। और जब तुरंत जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा पूरी कोशिका में बटा हुआ होता है। क्योंकि कोशिका का जब विभाजन होता है तो कोशिका दो भागों में टूटती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है, यानी छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिन्हें हम माइक्रोसोम कहते हैं। माइक्रोसोम यानी माइक्रोसोम बन करके यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंचती है, और उस कोशिका में जाने के बाद जब वह कोशिका विकसित होती है, जब वह कोशिका विकास करती है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुनः अपना रूप धारण कर लेता है। बस अगली बार जब भी इस पर आएंगे तो मैं समझता हूँ इससे और भी ज़्यादा चीज़ें सर्च करके लाने की कोशिश करेंगे। इतना समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। धन्यवाद।